अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनाम बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपके सवाल और मेरे जवाब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कुछ सवालों में, जिनके जवाबात मैं देने की कोशिश करता हूँ। अभी जो मैंने कल वीडियो अपलोड की, सुबह मैंने अपलोड की, उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, वो मैं आपके सामने उसके कुछ आंसर्स आपको देने लगा हूँ। एंड प्लस जो मुझसे बार-बार अपॉइंटमेंट का कह रहे हैं कि सर आप हमें अपॉइंटमेंट ले दें, मैं उनसे अगेन कहता हूँ कि आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट के लिए खुद से थोड़ा-सा हार्ड वर्क कीजिए, देखिए कहाँ से मिल सकती है। और इस साल कहीं दूर-दूर तक मुझे आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट सिक्योर करते हुए आप नज़र नहीं आ रहे। ख़ैर ये भी इंशाल्लाह हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी इन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, मैं हर दफ़ा सोचता हूँ कि यार ये सवाल इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर दफ़ा ही कोई नया सवाल आता है और मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसको क्रॉस चेक करता हूँ और उसे देखता हूँ, तो उसके आंसर्स जो है ना वो काफ़ी वैलिड निकलते हैं और काफ़ी वैलिड क्वेश्चन होते हैं। इसलिए वीडियो पूरी देखिए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि वहाँ पर भी आप तक अपडेट्स पहुँच जाएँ। मेरी एफ़र्ट का आप रिवॉर्ड मुझे बस इतना ही दे दीजिए कि जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आगे भी शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। कंसल्टेंसी की फ़ीसेस चार्जेज़ इतने ज़्यादा हैं कि वो एक आम बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। Anyhow, these are the just general discussions. Let's move to the questions which are very important in my opinion. The first question from Saudi Arabia, स्कॉलरशिप के लिए सर इनकम सर्टिफिकेट में कितनी इनकम शो करा सकते हैं? देखिए स्कॉलरशिप बेसिकली है क्या? स्कॉलरशिप उन लोगों को मिलता है जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होता है, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप स्कॉलरशिप के लिए डिज़र्व करते हो। अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप फाइनेंशियली वीक हैं, तो डेफ़िनिटली आप फाइनेंशियल बेस के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। तो जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने कम चांसेस होंगे और जितने कम पैसे होंगे आपके आप शो करवाएँगे उतना ज़्यादा चांस। लेकिन अप्रॉक्सिमेटली जो अमाउंट है वो 25 टू 30,000 यूरो ईयरली इनकम आप शो करवा सकते हैं, दैट विल बी फाइन। सलाम सर, अक्टूबर 2024 का सस्पेंड वर्क वीज़े की अपॉइंटमेंट हो सकती है, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए बेटा। अभी इस वक़्त अपॉइंटमेंट का तो सबसे ज़्यादा रौला है कि अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही है। तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, देयर इज़ नो अपडेट्स। So definitely you have to contact with the someone authentic person that who can give you a slot if there is availability of anyhow। तो इस वक्त बेटा कोई ओपन नहीं है और बहुत इशू है अपॉइंटमेंट का। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी, I need information about ADSU scholarship. I am applying for this and last date is 5th September, but I am facing a problem during application. Process bank accounts step September में create step 1 creating a problem when I select no means I have no bank account or IBN of Italy right now. I didn't have continue. So if you have any information regarding this kind, guide me. अच्छा जी, आपके पेश आने वाला बैंक अकाउंट वाली मुश्किल के बारे में जो हम कर सकते हैं, वो उसका कुछ हल ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। हुँ, जब आप फॉर्म में अभी कोई बैंक अकाउंट भी नहीं करते तो फिर सेव कंटिन्यू का बटन करने के क्लिक सेव नहीं हो रहा। इसलिए कुछ स्कॉलरशिप एजेंसीज़ मसलन ईडीआईएसयू या एडीआईएसयू कबूल नहीं करते जब तक कि आप हतमी तौर पर आईबीएन यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर एंटर ना करें या कोई एक्स्ट्रा जो उसकी कंडीशन है वो पूरी ना करें। सो व्हाट यू कैन डू, फॉर एग्जांपल ईडीआईएसयू स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी होता है कि आप या तो एक इटालियन सेपा कवर अकाउंट बैंक अकाउंट से आईबीएन फराहम करें या अगर वो ख़त्मशुद या गैर दस्तयाब हो तो आपको तालवी रिहाइश का पता देना ज़रूरी है। बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ये प्रूव करता है कि आपका जो केस है वो जेन्युइन है। इसका मुमकिना जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है? फिर भी नो आईबीएन पर सेव ना हो सके, फॉर्म भरने की कार्रवाई जो है आपने पूरी मुकम्मल करने के बाद फ़ौरन आईबीएन का सेक्शन खुलने या सबमिट सेव के बाद मैसेज आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो एप्लीकेशन पोर्टल पर दोबारा चेक करें। हेल्प डेस्क या टिकटिंग सिस्टम के ज़रिए बैंक डिटेल सेक्शन खोलने की दरख्वास्त करें। अगर अमकान हो तो कोई छोटा सा इटालियन सेपा बैंक अकाउंट या प्रीपेड कार्ड बनवाएं, मसलन फिनेको बैंक का या एटिका वगैरह। अच्छा जी,
आप इटली को रकम फ़ौरन आईबीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सूरतों में मुमकिन है कि अगर वो सेपा का हिस्सा हो, लेकिन वो फिर भी रिहाइश एड्रेस इटली में मुअय्यन करने पर मशरूत होता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इस सूरत में क्या होगा, आपके लिए किसी आईबीएन का इटालियन लीगल गार्डियन का काबिल कबूल हो सकता है। नोटरी नामा, लेकिन उसमें नोटराइज़ेशन करवाना फिर ज़रूरी हो जाता है। तो आपके लिए जो शॉर्ट प्रपोज़ल है, शॉर्ट जो सॉल्यूशन है वो यही है कि नो आईबीएम पर क्लिक करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर बंद हो तो फ़ौरन यूनिवर्सिटी से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। अच्छा जी, फिर एक्सपेक्टेड तौर पर सेपा कंपैटिबल इटालियन और जॉइंट आईबीएन अकाउंट ओपन करवाने की कोशिश करें, जैसे फिनेको या फिर रिवॉल्ट और इटालियन आईबीएन फ्राहम कर सके। अगर ज़ेरे उम्र माइनर है तो इटालियन गार्डियन के ज़ेरे आईबीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक सेक्शन में ग्लिच यूआई हो सकता है। हेल्प डेस्क को दरख्वास्त भेजिए कि फ़ौरन ये मरहला आपके लिए खुलवा दें। ठीक है? तो ये सॉल्यूशन है, आप इसको गौर कर लीजिए। अच्छा जी, मेरी मम्मा गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, कट बट करंटली उनके अकाउंट में 25 लाख नहीं है। क्या जस्ट उनकी सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो पिछले कितनी देर की लगाते हैं, और अगर 25 लाख डायरेक्ट सबमिट करवाएँ तो प्रूफ़ में क्या दूँ? जनाब, ये मैं यकीन करें मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए कि अगर आप 25 लाख रुपए डायरेक्ट डिपॉज़िट करवा रहे हैं, तो वो किन सोर्सेज़ से करवा रहे हैं? बेटा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हैं? क्या आपने अपना ये सेक्शन सुना है? क्या आपके पास 25 लाख रुपए कहाँ से आए? लेट मी आस्क फ्रॉम यू। कोई गोल्ड बेचा है, कोई प्रॉपर्टी बेची है, कोई प्लॉट बेचा है, या किसी ने गिफ्ट किए हैं, या किसी ने लोन दिए हैं, एजुकेशन लोन लिया है, या किसी ने हेल्प की है? कहाँ से दी है, मैं आपको कैसे बताऊँ? लेकिन शॉर्टली आपको ये बता सकता हूँ कि 6 माह की स्लिप लगेगी, यानी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और आपने सोर्स बताना है कि 25 लाख रुपए आए कहाँ से। गोल्ड बेचा है तो गोल्ड का वो सोर्स लिख दें, उसकी रसीदें साथ लगेंगी। किसी ने हेल्प की है तो एफिडेविट लगा दें कि मेरी फलाँ, मेरी खाला ने, मेरे चाचू ने, मेरे मामू ने मेरी हेल्प की है, मुझे गिफ्ट के तौर पे पैसे दिए हैं, तो उसका वो एफिडेविट लेटर साथ लग जाएगा, ठीक है। सैलरी का जो स्लिप है वो साथ लग जाएगी, कितनी सैलरी है। इसके अलावा अगर आपने डेफ़िनेटली कोई ज़मीन बेची है तो उस ज़मीन की जो रसीद है वो लगा दीजिए साथ, और बैंक इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र रसीदें जो होती हैं वो साथ लगा दीजिए, ठीक है? मिसाल के तौर पर देखें, अगर किसी करीबी रिश्तेदार ने आपको गिफ्ट दिए हैं ये पैसे, तो उनका एफ़िडेविट साथ लगेगा, प्लस बैंक सबूत। बैंक प्रूफ़ क्या होता है, जो आपने पैसे वहाँ पर डिपॉज़िट कराए हैं उसकी एक स्लिप मिलती है, वो आप अटैच कर देंगे साथ। अच्छा जी, सर स्पॉन्सर एफ़िडेविट मुआफ़ा वाले टेस्ट नहीं करके दे रहे, देन अगर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर अटैच नहीं कर रही, तो आप ये कर सकते हैं, नोटरी पब्लिक से प्राइवेट एफिडेविट अटैच करवा लीजिए। इसके बाद स्पॉन्सर का CNIC, जो जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, उसके बैंक डॉक्यूमेंट साथ लगा दीजिए, इट विल बी फाइन। अगर लाजमी मुआफ़ा अटेस्टेशन चाहिए तो पहले स्पॉन्सर की साइन शुदा गिफ्ट डेड या स्पॉन्सर्ड लेटर जो भी है आपको पैसे मिले हैं, उसके डॉक्यूमेंट साथ लगाइए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आप अटेस्ट करवाइएगा, तो अटेस्ट हो जाएंगे। अगर नहीं, फिर उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ नोटरी प्लस FPR बैंक स्टेटमेंट काफ़ी होती है, मुआफ़ा की ज़रूरत फिर नहीं रहती। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, सर यूनिवर्सिटी ऑफ टेरोमा का स्कॉलरशिप कैसे लिया जाता है? काइंडली कंप्लीट प्रोसेस। बेटा जी, मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो बना दूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप आंसर सुन लीजिए। थोड़ा-सा स्पीड में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। वीडियो लेंथी नहीं करना चाहता, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वजह से मुझे ज़रा जो है ना वो वीडियो भी लंबी हो जाती है, और थोड़ा-सा स्पीड में बोलना पड़ रहा है। सो बी केयरफुल एवरीबॉडी। अच्छा जी, उसका सीन ये है कि यूनिवर्सिटी फ्रॉम स्कॉलरशिप हासिल करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले डेफ़िनिटली आपने अपना प्रोग्राम जो है ना वो सिलेक्ट करना है। इंग्लिश में करना है या फिर इटालियन में करना है, इट्स अप टू यू। प्री सेक्शन में जाके आपने अपना फॉर्म जो है ना वो फिल करना है, ठीक है? उसके बाद आपने फ़ीस अदा करनी है, €30 फ़ीस है इसकी। और फिर स्कॉलरशिप की जो टाइप्स हैं उसको देखना है कि आपने कौन सा स्कॉलरशिप से अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल स्पेंसिया, फिर उसके बाद बेस मेरिट है, बेस्ड इनकम है, फिर लेज़ीरो डिस्को रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं। आपने किस बेस के ऊपर जो है ना वो स्कॉलरशिप अप्लाई अप्लाई करना है। इनफरादी प्रोग्राम मसलन पोस्ट डिग्री या इन एनम स्पेशल के लिहाज से 1000 या फिर €1290 हर महीने मिलता है, अगर आप कोई ज़्यादा उसके अहल हैं, मतलब ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर है, पासपोर्ट, आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट, आइल्स या फिर इंग्लिश का सर्टिफ़िकेट, मोटिवेशन लेटर, और इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इट शुड बी अटेस्टेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड AGC, एंड ऑल्सो सीमिया, SIMEA, सीमिया भी होने ज़रूरी हैं, ठीक है? अच्छा, स्कॉलरशिप या दाखिले की एप्लीकेशन और
का जो तरीकाकार है वो ये है कि आपने स्पेंसर वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाके अक्टूबर दूसरी स्कॉलरशिप यानी जो दूसरा मरला है, सेकंड स्टेप है, वहाँ पर जो है ना वो अप्लाई करना है, जहाँ पर कॉल्स अभी जारी हैं। टोर वर्गेटा स्कॉलरशिप है जो अभी भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एप्लीकेशन जमा करवानी है, उसका फ़ॉलो अप आपने कैसे लेना है, डेफ़िनेटली आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। कामयाब होने पर यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट दस्तक के लिए आपको बुलाएगी, यानी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भेजेगी, वो ईमेल के थ्रू एक मुकम्मल जो है ना वो लिस्ट भेजेगी, जैसे शनाख्ती, जैसे आपके आईडी कार्ड है, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आईबीएन, अपने नाम, लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट वगैरह। ठीक है? अच्छा जी, इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं आपका स्टडी वीज़ा के लिए आपको जो चीज़ें शामिल हैं, आपकी अकोमोडेशन है, आपका मील है और आपके जो ट्रैवल अलाउंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी माँ मुझे स्पॉन्सर कर रही है और मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको बेटा गरीक रहमत करे। और अब स्कॉलरशिप के लिए नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए और लो इनकम भी, लेकिन जो पर्सन स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके नेम तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, तो अगर मैं सेल्फ पे ये दोनों सर्टिफिकेट ले लेता हूँ तो क्या, तो जो एम्बेसी इंटरव्यू हो उसमें भी सेल्फ का बोलूँ या अपने स्पॉन्सर, मुझे इनमें से समझ नहीं आ रही, क्या मैं जस्टिफ़ाई कैसे करूँ? ओके, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अच्छा जी, अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नो प्रॉपर्टी सर्टिफ़िकेट और लो इनकम सर्टिफ़िकेट चाहिए, तो आपका अपने आप के नाम पर बनवाएँ, ना कि स्पॉन्सर के नाम पे बनाएँ। आपने अपने नाम पे बनवाना है। उसकी वजह ये है कि स्कॉलरशिप आपकी ज़ाती माली हालत देखी जाती है। स्पॉन्सर की जायदाद या आमदन स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादा अहम नहीं होती। उसमें देखा जाता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? तो अगर आप वो दूसरे की अटैच करवा लेंगे, दूसरों को स्पॉन्सर बना लेंगे, डेफ़िनिटली इसका मतलब ये होगा कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, वीज़ा एम्बेसी में आप ये बता सकते हैं कि मेरी तालीम के अखराजात मेरी वालदा बर्दाश्त करेंगी, क्योंकि वालिद साहब वफ़ात पा चुके हैं। इस वक़्त आपको वालदा की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी जॉब लेटर की ज़रूरत पड़ेगी और उनका एक लेटर एफ़िडेविट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको देना होगा। वीज़ा इंटरव्यू से बिल्कुल आपने ट्रूली और रियल बेस पे बात करनी है कि आप जो है ना स्कॉलरशिप पे क्यों अप्लाई किया, आप स्कॉलरशिप को आप क्यों चाहते हैं, ठीक है? और ताकि वो, और फिर आप ये भी बता सकें कि मेरी वालदा मुझे सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है? जस्टिफ़िकेशन का सिंपल तरीका यही है, मेरी स्कॉलरशिप मेरी ज़ाती माली सूरत-ए-हाल पर मिली क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। बिल्कुल सच बताएँ यार, जो आप जेन्युइन चीज़ है। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलेंगे ऑटोमैटिकली आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, वीज़ा रिजेक्ट, सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज़ रिप्लाई मी। मेरे अब्बू फाइलर हैं, मेरे पास एफबीआर की 2023 और 24 के टैक्स रिटर्न है, लेकिन जो ज़मीन है उस उससे उससे साल की इनकम गालिबन कोई 48 4,80,000 है और ज़मीन की कीमत 2 करोड़ है। 2 करोड़ से ऊपर है, तो क्या ये तरीका ठीक रहेगा? मेरे बच्चे, जी ये बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि वीज़ा स्कॉलरशिप में ज़मीन की मालियत और सालाना आमदन अलग-अलग चीज़ें देखी जाती हैं। ज़मीन की कुल कीमत ज़्यादा होने से कोई मसला नहीं है, जब तक आपकी सालाना आमदन स्कॉलरशिप या वीज़े की शर्त से में मिलती हो। 4,80,000 रुपए सालाना आमदन तकरीबन बनते हैं, 1700 से लेकर 1600 यूरो बनती है, जो कि अक्सर लो इनकम ज़मरे में आती है। उसके बाद 2024 और 23 में जो आपने एफबीआर को टैक्स रिटर्नें जमा करवाई हैं, आपका लीगल सोर्स ऑफ इनकम साबित करने के लिए काफ़ी है, ठीक है? क्योंकि ये देखें ना, ये है मेन पॉइंट, ये बच्चे समझते नहीं इन बात को। आपकी रिटर्नें जमा हुई हुई है ना, इसका मतलब है आपने टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है? जब आपने टैक्स पे किया हुआ है ना, आपकी रिटर्नें साथ लग जाएँगी ना, वो इस बात का प्रूफ है कि आप एक तो फाइलर हैं, ऊपर से आपने टैक्स भी जो है ना वो पे किया हुआ है, दूसरा आप डिज़र्विंग भी हैं, ठीक है? और थर्ड नंबर पे वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जस्टिफाइएबल है, ठीक है? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में ये बात क्लियर है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स क्या है और कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, क्लियर? अच्छा जी सर, मैं नेस्ले कंपनी में जॉब करता हूँ, सैलरी आती है 50,000 और 3 साल हो गए हैं, तो क्या बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो क नहीं बेटा, ये काफ़ी नहीं है। आपको 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है? प्लस जो सैलरी आ रही है डेफ़िनिटली उसमें से तो आप खा भी रहे हैं ना। या तो ये कि 50,000 रुपए आ रहे हैं उसमें से आप खा नहीं रहे, वो ऐसे के ऐसे सेव पड़े हुए हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चल जाएगी। लेकिन वो 50,000 आ रहे हैं तो आप वो खर्च भी तो कर रहे हैं ना, ठीक है? इससे तो हर बच्चा 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 अपनी स्टेटमेंट बना ले, हर बंदा ईज़िली बना ले। बात ये है कि वो 50,000 सेव भी हैं कि नहीं हैं? अगर तो सेव है, इट विल बी फाइन फॉर 3 इयर्स, बन जाएँगे तकरीबन साल के 6 लाख 12 लाख और फिर 18 लाख बन जाएँगे 3 साल तक। 18 लाख बनते हैं, लेकिन क्या वो 18 लाख अभी अकाउंट में है? नहीं है।
ठीक है? तो आपने जो बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है ना, ये बड़ा की पॉइंट है, इसको ज़रा सब सब सुन लें। जो बैंक स्टेटमेंट में जो ऑफ़िसर जो चीज़ देखता है, वो ये देखता है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ठीक है? जब आप क्लोजिंग बैलेंस दिखाएँगे, उसमें वो ज़ीरो आएगा, वो 50,000 तो आप खा गए, बनी तो 18 लाख की, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस में तो ज़िफ़र आया, तो इसलिए आपको पैसे शो करवाने हैं कि क्लोजिंग बैलेंस में इतना बैलेंस है आपके, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव लीज़्ड out the land. I own to justify funds. I have land registry on my name. I don't have NTN though, but land being on my name even before I had CNIC. अच्छा जी, स्कॉलरशिप दोनों में फंड्स और सोर्स ऑफ इनकम साबित हो सकते हैं। एनटीए ना होने की सूरत में आपका आप का नहीं है, तो आप गैर फाइलर के तौर पर भी ज़मीन की मलकियत दिखा सकते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली ये फिर और ज़ुमरे में चला जाएगा, उसका टैक्स ज़्यादा लगेगा, हम वो बात नहीं कर रहे। लेकिन आप ये दिखा सकते हैं, इसके लिए आपने फ़र्द मलकियत यानी कितने लोग हैं, उसकी मलकियत में लैंड रजिस्ट्री और लीज़ एग्रीमेंट कमर्शियल या एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं, वो दिखाना है। लीज़ एग्रीमेंट पर किराएदार के दस्तखत, स्टाम्प पेपर और अगर मुमकिन हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाना है आपने। फंड्स का सोर्स दिखाने का तरीका आपने बताना है लाज़मी कि आपको फंड्स किस तरीके से आते हैं, ठीक है? और सीएनआईसी पहले ज़मीन की मलकियत, अगर ज़मीन आपके नाम से पहले आई थी तो विरासती इंतकालनामे पर पुराना रजिस्ट्री रिकॉर्ड साथ लगाएँ। इससे साबित होगा कि ये जायदाद वाक़ई आपकी और कानूनी तरीके से आपको मिली है, ठीक है? अगर आप चाहें तो वो रजिस्ट्री लगा दें, तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफ़ाई हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रूल्स के मुताबिक देखेंगे तो डेफ़िनेटली यू आर नॉन फाइलर, तो उसके ऊपर टैक्स होगा, हम उधर नहीं जा रहे, वो एक अलग डोमेन है। लेकिन आप इसके लिए आप अप्लाई जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए आप ये सॉरी आप बैंक स्टेटमेंट के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इटली में क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी बेटा? इटली में क्लासेस आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर में शुरू होती हैं, जबकि दूसरा सेमेस्टर आमतौर पर इटली में फरवरी या मार्च के अवाइल में शुरू हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट पे जाके जो है ना, लेकिन अभी जो है ना वो आपका जो सितंबर-अक्टूबर में स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस, वो हो जाती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है यानी कि ये वो फरवरी और मार्च के जो है ना उसमें एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, डीओवी का तरीकाकार क्या है? अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का तरीकाकार बेटा, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, लेकिन शॉर्टली आपको बताता हूँ। ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जो इटालियन एम्बेसी जारी करती है, जिससे साबित होता है कि आपकी डिग्री या तालीमी सनद इटली में किस लेवल के बराबर है। ये इंशाल्लाह मैं आपको ना पूरी डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा, ठीक है? तो शॉर्टली यही है कि ये एक आपकी जो पाकिस्तान की जो एजुकेशन है ना, इसको इक्विवेलेंस के ऊपर लेके आना है इटालियन एजुकेशन के, कि इटली के मुताबिक, उनके सिस्टम के मुताबिक आपका मास्टर वहाँ पर किस लेवल पे जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिग्री, आपकी ओरिजिनल डिग्री है, आपकी मार्क्स शीट्स हैं और उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्टेड फ्रॉम एचईसी, आईबीसीसी, ठीक है? एंड देन उसको डॉक्यूमेंट्स को आपने ट्रांसलेट करवाना है इटालियन लैंग्वेज में और देन आपने इटालियन एम्बेसी में जमा करवाना है। डीओवी फॉर्म फिल करना है, फिर उसको सारे तर्जुमाशुदा यानी ट्रांसलेटेड टेस्टशुदा कागज़ात एम्बेसी में जमा कराने, फ़ीस अदा करें, तकरीबन 20 से 30 यूरो उसकी फ़ीस है, वो आपने जमा करवानी है। डी एम्बेसी आपको डीओवी जारी करेगी, जिसमें लिखा होगा कि आपकी डिग्री इटली में किस लेवल के बराबर, मसलन मास्टर लिखा होगा, बैचलर वो। मास्टर्स किया होगा तो ग्रेजुएशन के बराबर होगी, एमफ़िल किया होगा तो मास्टर्स के लेवल के बराबर होगी, ठीक है? इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँगा मैं। सर, स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट कौन-सी है इटली फॉर बायोटेक्नोलॉजी? अच्छा जी, इसका बेटा ये डिपेंड करता है कि आप कौन-सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्री एनरोलमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर उसके लिए चाहिए, ठीक है? उसमें अगर आपको चाहिए, उसमें आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, एचईसी से आपके सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट होने चाहिए, डीओवी या सियामा के ज़रिए तस्दीकशुदा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड वो आपने सबमिट करवानी है। प्रूफ ऑफ फंड्स आपने शो कराने हैं, 467.65 यूरो पर मंथ या 6079.45 यूरो ईयरली, जो है ना वो 6 माह की अपने बैंक स्टेटमेंट। इटली में रिहाइश का सबूत आपने देना है, सेहत का हेल्थ इंश्योरेंस आपने शो करवानी 30,000 यूरो की, और आइल्स या इटालियन या फिर इंग्लिश सर्टिफिकेट आपने शो करवाना है। ट्रैवल इंश्योरेंस भी इसमें शामिल है। प्रूफ ऑफ मीन्स आपने शो कराना है, जैसे बैंक बैलेंस वगैरह। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, मेरे अकाउंट की 10 लाख लिमिट है, सो क्या मैं 10 लाख अपने अकाउंट में करवा लूँ और डैड के अकाउंट में नहीं है और मॉम के, सो मैं डैड की फ्रेंड की बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करवा के उनका बैलेंस भी यूज़ करके
लाइक 10 मेरे अकाउंट में और 15 से 20 उनके अकाउंट में, दोनों अटैच कर दूं विद एफिडेविट और प्रॉपर नोटराइज एफबीआर टैक्स रिटर्न आल्सो एंड अदर थिंग्स, तो क्या काम हो जाएगा? अच्छा जी। अच्छा जी, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन ऑफिसर को शक भी हो सकता है, वो जो 15 लाख वाला है ना, कि ये अमाउंट किसकी है, कहाँ से आपके पास आई है, बस वो आपने शो करानी है। अच्छा, ये 10 लाख रखना, दैट्स गुड। कम से कम 3 से 4 माह तक का बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है, जिसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी हो। ये आपको पता होना चाहिए, इन आउट होने चाहिए पैसे। लेकिन अचानक से बड़ी रकम हो आती है जो अकाउंट में, वो शक पैदा करती है, मैं बारहा बता चुका हूँ। लिहाजा इसका सोर्स आपने डालना है, सेल्स डालनी है, डीड डालनी है, सेविंग डालनी है, सर्टिफिकेट डालना है, आपने बताना है कि ये पैसे कहाँ से है जो आप 15 लाख रुपए डालेंगे, ठीक है। अगर स्पॉन्सर के अकाउंट यानी डैड के फ्रेंड का इस्तेमाल आप कर रही हैं, तो उसका एफिडेविट या नोटरी टेस्ट से करवाएं, नोटरी करवाएं, उसे अटेस्ट करवाएं। स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट प्लस एफबीआर टैक्स रिटर्न अटैच करें, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके आईडी कार्ड की कॉपी भी साथ, आप उसका नंबर भी अटैच करें, और प्लस उसका एड्रेस कि वो आपको क्यों सपोर्ट कर रहा है, उस लेटर में आपने लिखना है। दोनों बैलेंस का कंबाइंड शो करना। वीज़ा के लिए इटली में 1 साल के अखराजात तकरीबन 6500 यूरो से लेकर 7000 यूरो बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी 21 लाख से 22 लाख पीकेआर शो करना बेहतर है। अब आप अपने 10 लाख अपने और स्पॉन्सर के 10 से 20 लाख मिलाकर ये पूरा अमाउंट शो कर सकते हैं, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखें, दोनों स्टेटमेंट्स के साथ एक ही फाइल में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लेटर आपने साथ लिखना है। ट्रांज़ैक्शन साफ़ और लीगल होनी चाहिए, सिर्फ़ रकम ही नहीं बल्कि स्पॉन्सर की आमदनी का सोर्स भी वाज़ा होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने पापा के अकाउंट से 10 लाख रुपए जो है ना वो ले रही हैं, तो आपने के पापा का वो जो सोर्स है ना 10 लाख, वो आए कहाँ से? वो आपने लगाना है। जॉब करते हैं, जॉब लेटर लगा दीजिए। बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस से लेटर लगा दीजिए उनके लेटर हेड पे, बात खत्म। भाई ब्लड रिलेटिव की स्टेटमेंट लगती है, रिजेक्ट कर देते हैं आपके भाई भाई बहन या फिर अम्मी-अब्बू की। अच्छा जी, अब मैंने इसके ऊपर कल मैंने डिटेल वीडियो बना दी थी, एक दफ़ा फिर मैं फिर बता देता हूँ। अच्छा, इटली का जो स्टडी वीज़ा आमतौर पर करीबी ब्लड रिलेटिव्स पहले इसमें हो जाते थे, जैसे अम्मी-अब्बू, जैसे भाई-बहन कबूल कर लेता है, क्योंकि वो आपके डायरेक्ट फैमिली होते हैं। लेकिन अगर आप नॉन ब्लड रिलेटिव जैसे दोस्त या दूर के रिश्तेदारों की स्टेटमेंट लगाएँ, तो अक्सर केसेज़ में शक की बुनियाद पर रिजेक्ट हो जाता है, ख़ास तौर पर अगर ताल्लुक सपोर्ट का जवाज़ मज़बूत ना हो। अगर स्पॉन्सर करीबी फैमिली में ना हो, तो फिर ताल्लुकात का प्रूफ़ देना ज़रूरी है, जो रिलेशनशिप है उसका प्रूफ़ देना आप ज़रूरी है, उसकी हिस्ट्री ये वो। लेकिन बेहतर है कि आप जो है ना वो अपने ब्लड रिलेशन की ही लगाएँ, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सर, स्टडी वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर बीएस टेक्नोलॉजी इन इटली। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सेप्टेंस लेटर है, प्री एनरोलमेंट आपका इटालियन यूनिवर्सिटी से, आपके जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपका पासपोर्ट है, आपकी पिक्चर है, और उसके अलावा यस 3 माह तक जो या 6 मंथ तक आपका पासपोर्ट वैलिड, हेल्थ इंश्योरेंस है, अकोमोडेशन प्रूफ है, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, ठीक है? और वीज़ा फ़ीस आपने पे करनी है, जो 60 से लेकर 50 यूरो है, और परमिसो दी सोग्निरो यानी इजाज़त बराए रिहाइशनामा, ये आपको ईज़िली मिल जाता है, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। सर, बीएस टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट कौन-सा है इटली में? ये भी थोड़ा-सा लेंथी है, अब सॉरी मैं ज़रा जल्दी-जल्दी बेटा बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, इसमें आपके पास इंटरमीडिएट एफएससी, प्री मेडिकल या रेलेवेंट फ़ील्ड में कम से कम 12 ईयर की एजुकेशन होना ज़रूरी है। और इसमें जो ग्रेड है आपके 60% प्लस होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? 60% से नीचे ना हो। आइल्स आपको चाहिए 6.0 या 5.5, ठीक है? अगर प्रोग्राम इटालियन है तो B1 इटालियन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर है, आपको डेफ़िनिटली पासपोर्ट जो कम से कम 2 साल के लिए वैलिड हो, आपके सर्टिफ़िकेट्स हैं विद ट्रांसक्रिप्ट है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है आपकी, सीवी है, और रिकमेंडेशन लेटर है फ्रॉम योर प्रोफ़ेसर। और डेफ़िनेटली फिर बैंक स्टेटमेंट आ जाती है आपकी, जो आपको प्रूफ़ करनी है, ठीक है? अच्छा जी, एक लास्ट क्वेश्चन है जी जो हमें व्हाट्सएप पे मिला है, और 3 सवाल हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हम एक्चुअली 3 सिबलिंग्स हैं। आई एम द ओल्डर वन, और मैं अप्लाई करना है मास्टर्स के लिए, और मेरे 2 भाई हैं, उन्होंने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू यू हम तीनों सेम टाइम पर अप्लाई कर लें, यस सेपरेटली अप्लाई करें, क्योंकि हमारी स्पॉन्सर सिर्फ एक हैं और वो हमारी मदर हैं। काइंडली थोड़ी डिटेल बता दें। क्वेश्चन नंबर 2, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं, और हम सिर्फ एक
स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं या मल्टीपल स्कॉलरशिप सिंगल टाइम पर अवेल कर सकते हैं? वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो गुड लक आपके लिए। और तीसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा है अप्लाई करने का स्कॉलरशिप का, वो मेरी डिटेल वीडियो आप देख लीजिए, बड़ी डिटेल मैंने बनाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ। तीनों बहन भाई एक साथ अप्लाई करें अलग, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप जो है ना वो ऐसे इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं, इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी मामा आपकी स्पॉन्सर है ना, तो बैंक स्टेटमेंट और इनकम प्रूफ पर ज़्यादा फोकस करेगी। तीनों के अखराजात कवर करने के लिए स्पॉन्सर के अकाउंट में ज़्यादा फंड्स होने ज़रूरी हैं। कम से कम तीनों का सालाना खर्च तकरीबन बनता है 21,000 यूरो के करीब बनता है, ठीक है। 7 या 21 पर हेड 7,000 यूरो बनता है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी एक बात है ना, पर हेड जो खर्चा है वो 7,000 आ रहा है, तो 7,000 के मुताबिक तीनों की बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से एक स्टेटमेंट चल जाएगी, लेकिन उसमें जो प्रूफ चलेगा वो 21,000 यूरो का आपको शो करवाने पड़ेंगे। 21,000 यूरो आप चेक कर लीजिएगा कितने हैं। अगर फंड्स कम है और तीनों का साथ एक साथ हो गया, तो एम्बेसी शक कर सकती है कि स्पॉन्सर सबको बैक वक्त सपोर्ट कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। बात वही आ गई ना। तो मैं आपको ज़ाती तौर पर करूँगा, अगर आप यू आर द एल्डर वन, देन यू शुड गो फर्स्ट, देन यू कैन कॉल योर सिबलिंग्स, ठीक है। मैं ज़ाती तौर पर आपको ये मशवरा दूँगा, बाकी इट्स अप टू यू। अच्छा जी, बेहतर है कि 2 लोग पहले अप्लाई करें और एक बाद में करें, अगर फंड्स डॉक्यूमेंट्स लिमिटेड हैं। अगर आपके पास फंड्स लिमिटेड है ना, तो पहले एक कर लें, फिर उसके बाद दूसरा कर लें। क्योंकि आपको जो स्कॉलरशिप वो बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी ना, वो बड़ी कॉस्टली हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायरमेंट्स और एक वक़्त में कितनी स्कॉलरशिप? अच्छा जी, ये थोड़ा-सा स्कॉलरशिप के मैंने कहा, लेकिन आम तौर पर पासपोर्ट आपको चाहिए, आपको डिग्री चाहिए, डेफ़िनिटली ट्रांसक्रिप्ट आपको मार्क्स की चाहिए, आइल्स चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ चाहिए, आपका सीवी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, स्कॉलरशिप का फॉर्म चाहिए, अगर कोई है तो। अच्छा, कुछ स्कॉलरशिप में रिसर्च प्रपोज़ल, मास्टर पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफ़िनिटली उसमें रिसर्च प्रपोज़ल चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो कुछ स्कॉलरशिप्स डिमांड नहीं करती, लेकिन वीज़े के लिए लाज़मी है। क्या एक वक़्त में एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप ली जा सकती है? एक ही प्रोग्राम के लिए अमूमन एक वक़्त में एक ही स्कॉलरशिप ली जा सकती है। आप मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल में जो आपको मिल जाए वही रखनी होगी। ठीक है? कुछ स्कॉलरशिप्स अलाउ करती हैं कि आपको अकोमोडेशन बेनिफिट्स प्लस फ़ी वेवर एंड स्कॉलरशिप के साथ एक मिल जाए, लेकिन 2 स्कॉलरशिप्स का स्टाइपेंड एक साथ नहीं मिलता। आप यही कुछ करना सोच रहे होंगे कि इकट्ठा उस तरह से भी 800 यूरो आ जाए, इधर से भी 800 यूरो आ जाए, तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप एक वक़्त में एक ही अप्लाई करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन, स्टाइपेंड और जो स्कॉलरशिप हमने इटली जाके अप्लाई करनी है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, काइंडली ये भी डिटेल बता दें। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने, इससे पहले ही आपने क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैंने आपको डिटेल ये बता दी है। गौर से सुनिए आप, सुन लीजिएगा मेरी पुरानी जो पहले मेरा वाला क्लिप है। अच्छा जी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आपको चाहिए, डेफिनिटली आपको पासपोर्ट चाहिए, प्रेमिसी परमिसो दी सोगिनोरो यानी रिहायशी इजाज़तनामा आपको चाहिए, ठीक है? जो आपको इटली पहुँच कर मिलेगा और ज़रूरी है। एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, स्टूडेंट आईडी कार्ड, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेटर ऑफ एडमिशन। आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू आर नीडेड फॉर स्कॉलरशिप व्हेन यू विल बी इन इटली। अटेस्टेड प्लस ट्रांसलेटेड पाकिस्तान फैमिली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं फैमिली के पीछे जो आप लेके आए हैं, वो आपने दिखाने हैं, ठीक है? जैसे एफबीआर रिटर्न, टैक्स रिटर्न है, बैंक स्टेटमेंट है आखिरी 12 महीने की, स्पॉन्सर या फैमिली हेड की, उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो फ़ायदा हो सकता है इससे, और फैमिली कंपोजिशन सर्टिफिकेट यानी एफआरसी या एमआरसी आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मैरिड है तो एमआरसी, अगर नहीं है सिंगल है तो एफआरसी चल जाएगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है? और इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद से भी अटेस्ट होने ज़रूरी है, और इटली में जमा करवाने से पहले इटालियन लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट करवाना ज़रूरी है। एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी स्कॉलरशिप के लिए, उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, और कुछ स्कॉलरशिप्स जो है ना वो आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। आइल्स आपको चाहिए, और यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री भी चाहिए, जो अटेस्टेड और ट्रांसलेटेड होनी चाहिए। एंड इनकम थ्रेशोल्ड, इटली के लिए रीजनल स्कॉलरशिप में अमूमन फैमिली का की जो इनकम है वो 23,000 से लेकर 25,000 ईयरली से कम होनी चाहिए। पाकिस्तान में इक्विवेलेंट तकरीबन 80 से 70 लाख रुपए सालाना बनते हैं। इसलिए फाइनेंशियल प्रूफ कम इनकम शो करने वाला होना चाहिए, ताकि आप एलिजिबल रहें। अगर 80 से 70 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है, यानी 1 करोड़ के करीब है, तो डेफिनिटली यू विल नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। तो अमूमन 70 से 80 लाख से आपकी इनकम कम होनी चाहिए। अच्छा, स्कॉलरशिप के लिए इटली जाकर अप्लाई करने में बहुत सी मुश्किल
जो है ना वो आपको फेस करनी पड़ सकती है, जैसे अटेस्टेड करवाना, फैमिली डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये। तो ये सब आपने पाकिस्तान में ही तैयार करनी है, सारी चीज़ें पहले से तैयार करके फिर लेके जानी है। जैसे उनको ट्रांसलेट करवाना, उनको टेस्ट करवाना। आप इटली से वापस आएँगे टेस्ट करवाने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी ऊपर बताया, जैसे एफआरसी है, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो वापस आएँगे। इसलिए आपने डॉक्यूमेंट सारे यहीं पर प्रिपेयर करने हैं, इनको अटेस्ट करवाना है और देन इनको क्या करना है, आपने अपने साथ लेकर जाना, और जब स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को साथ आपने लाज़मी अटैच करना है। So these are the question which I have received in my comment section and on WhatsApp as well. So the thing is that कि ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहीं से प्रिपेयर करना है। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अपॉइंटमेंट के ये अपडेट जनाब ये हैं कि अपॉइंटमेंट जो है ना इस वक्त नहीं मिल रही, मैंने यही कहना है। तो आपको किसी ऑथेंटिक पर्सन से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपने टाइटल में, अपने मैं उसमें थंबनेल में ये अपॉइंटमेंट का इसलिए रखूँ कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो अपॉइंटमेंट की वजह से आते हैं, वीडियो देखते हैं। तो मेरा पर्पज़ ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डेफ़िनेटली व्यूज़ तो आ ही रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सवालों के जवाब की वजह से आपके बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके क्वेश्चंस के साथ और मेरे आंसर्स के साथ। और आपकी सपोर्ट का बेहद मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सपोर्ट करते रहिए, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करते रहिए, कोशिश कीजिए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, उसके ऊपर रिप्लाई मैं नहीं कर पाता, लिहाजा कमेंट सेक्शन में कर दीजिए ताकि मैं जो क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर दिया जा सकता हो, मैं फटाफट वहाँ पर आंसर दे सकूँ। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंशाल्लाह एज़ यूजुअल मैं जो है ना वीडियो में डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।